गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द व्हेन इफ इंडिया वांटेड टू गो टू द अनमैन्ड मिशन टू द मार्स. एंड अभी जो इसरो के जो चीफ हैं के सिवन ने इंट्रोड्यूस किया है या फिर उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था अभी कि वो जो है एनीवे इफ़ इंडिया एवर प्लान टू सेंड एन अनआर्म्ड मिशन टू मार्स इन्वॉल्विंग सैंपल कलेक्शन एनालिसिस ऑफ द मार्टिन सॉइल. if we wanted to the collection of the soil and analysis from the Mars, then तो क्या होगा, then क्या फ़ायदा होगा उससे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है. एंड इट इज़ अप्लाइड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड होप सो कि आपका अगर बेस क्लियर है साइंस में या फिर आप अच्छे इंजीनियर रहे हों या फिर एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. नॉट फर्स्ट द ऑर्बिटर वुड बी डेट पार्ट ऑफ द मिशन विच वुड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिशन लिविंग फॉर द मार्टिन एटमॉस्फेयर. इट मीन डेट द हमें हमेशा पता है जब हम किसी भी अनमैन्ड मिशन को भेजते हैं तो उसमें एक तो ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर लैंडर होता है, जो लैंड करता है, एंड एक आई थिंक ऑर्बिटर लैंडर वन मोड प्लान है जो वहाँ पे कलेक्शन करता है. लैंडर क्या करता है, वहाँ पे लैंड करते हैं और उस लैंडर में से एक और सब चीज़ निकलती है, उस चीज़ का मैं नाम भूल गई, वो कलेक्शन करता है. एंड ये वाली जो डाटा है वो ऑर्बिटर के थ्रू वो भेजता है इमेजेस के थ्रू. एंड देन ये जो है ऑर्बिटर वो जो है इस इमेजेस को हमारी अर्थ पे भेजता है थ्रू सैटेलाइट ऑल्सो. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट का भी यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है जिसमें ये जो अर्थ ऑर्बिट है वो यहाँ पे अपने इमेज को भेजता है. फिर ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट पे जो भी हमारा सेटेलाइट है या फिर जो भी वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लगा रखी हो तो कि वो जो है हमारी जो फोटो है वो अर्थ पे भेज सके. सेकेंड जो लैंडर वुड बी डेट पार्ट ऑफ द मिशन विच वुड टच द मार्टिन सोइल कैरिंग इक्विपमेंट एसेंशियल फॉर द सोइल सैम्पलिंग एंड एनालिसिस. इट मीन डेट द लैंडर जो लैंड करेगा वहाँ पे वो पार्ट होगा जो मिशन का जो लैंड करने वाला है डेट वुड बी टच द मार्टिन सोइल. क्या वो सोइल को टच करेंगे और उसके अंदर से या फिर वो कैरी करेगा वो इक्विपमेंट एसेंशियल सोइल सैम्पलिंग को कनेक्ट करने के लिए एनालाइज करने के लिए. इज इट राइट? और जो रोवर है वो थर्ड पार्ट जो मैं भूल रही थी वो रोवर है. जो रोवर है वो अराउंड द मार्टिन एटमॉस्फेयर को चेक करेगा, मूव करेगा अराउंड द फोटोग्राफ लेगा और वही मैं बात करी थी वो लैंडर से निकलेगा. ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बरडोली सत्याग्रह. बरडोली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूँ तो ये 1925 में ही स्टार्ट हो गया था. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको लिया गया था इन द फोर फ्रंट. एंड उसी के दौरान जो वहाँ की वीमेन थी उन्होंने वल्लभ भाई सरदार पटेल जी को एक सरदार की उपाधि वहीं से ही मिली थी. तो ये पता होना चाहिए. एंड 1925 में ही हुआ था आई थिंक सो. तो डेट ये थोड़ी वेरी कर सकती है बट येस, या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ ही ये हुआ था. नहीं ये वजह अगेंस्ट द विड्रॉल ऑफ द प्लेग. जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था जो मिल के वर्कर थे या ओनर थे उधर उसके अगेंस्ट में ये कराया गया था. नंबर सेकंड ड्यूरिंग द सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन द टाइटल ऑफ द सरदार. क्या इस जब सत्याग्रह हो रहे थे क्या सरदार का टाइटल में दिया गया था? ओके, अगर मैं सत्याग्रह की बात करूँ तो कितने सत्याग्रह हुए हैं देखो. एक तो हमारे जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह किसके लिए किया था? साल्ट सत्याग्रह. सुना होगा आपने, साल्ट के लिए सत्याग्रह किया था. नंबर सेकंड थिंग और किस चीज़ के लिए? वाइकम सत्याग्रह का नाम सुना होगा. वाइकम जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड था. आई थिंक ये 1925 में था. उसके बाद ये SNDP बना था 1931 और 32 के बीच में वो मूवमेंट चली थी. अगेन वो भी एक टेम्पल एंट्री से रिलेटेड मूवमेंट थी. और टेम्पल एंट्री का इशू कितना ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंट. एंड वन मोर सत्याग्रह इज साल्ट सत्याग्रह भी था. साल्ट सत्याग्रह अगेन 1860 में हुआ था. साल्ट को एंड एक सूरत सत्याग्रह था. तो ये चारों के चारों सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए. एनीवे मैं आप नोट गोइंग टू हेयर डिटेल क्योंकि मुझे भी शायद इतना खास नहीं पता है. और ये जो है स्पेक्ट्रम में अलग अलग जगह पे दे रखे हैं लेकिन मैं कुछ वाइकॉम का 1925 में बता सकती हूँ. एंड इससे केवल पक्का ऐसे पर्सनैलिटी से जो उससे जुड़े हुए थे. एनीवे अगर कभी और ऐसा सेम क्वेश्चन आते हैं एंड आई विल श्योरली हैव सम डेटा सो दैट आई कैन गिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. आप बता सकते हैं उस क्वेश्चन में कौन सा कुछ सही है. नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हम आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करें. वट डू यू मीन बाय द पॉलिसी जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इवन हम 1991 में यही पॉलिसी लेकर चाहिए जो हमारी डिमांड डोमेस्टिक डिमांड वो अपनी ही कंट्री में कंप्लीट हो, फुलफिलमेंट हो. क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं. टाइप ऑफ क्लोज तो नहीं थी क्योंकि हम इंपोर्ट तो हमेशा से करते आ रहे. तो किसी क्लोज इकोनॉमी होती है. क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो कम्प्लीटली दूसरी कंट्री से डिस्कनेक्ट हो, वहाँ से ट्रेड नहीं होता हो. एनीवे तो क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम नेशन विच हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. क्या ये सही? वो
गुड्स फ्रॉम अ नेशन विच हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द इंडियन इकॉनमी इन द वर्ल्ड इकॉनमी इज़ राइट। मतलब क्या है कि इम्पोर्टिव वहाँ से इम्पोर्ट करना जहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब जहाँ पे जो प्रोडक्शन प्राइस है या फिर नहीं छोड़ दीजिए प्रोडक्शन प्राइस को, वहाँ से हमें सस्ता पड़ता हो वो प्रोडक्शन को अगर हम इम्पोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को। सेकेंड, इम्पोर्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू सब्स्टिट्यूट द इम्पोर्ट ऑफ माइन प्राइमरी प्रोडक्ट। इट मीन दैट द इफ़ वी वांटेड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो हम उसका कुछ सब्सटेंस अलग अलग कंट्री से लें एंड उसको इंपोर्ट करें एंड देन अपनी कंट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं। और आपने सुना होगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट वो असेंबल इंडिया इन रियल वे, क्योंकि हम जो वर्ल्ड की मार्केट के अटेंशन को ग्रेव करना चाहते हैं कि येस आप यहाँ हमारी कंट्री में ही असेंबल कीजिए एंड बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए एंड देन फिर हम मेक इन इंडिया दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। एनीवे, द सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो क्या हम जो है सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं जो हम दूसरी कंट्री से मंगा सकते हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ कि मान लिया जाए कुछ चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, अगर मान लीजिए ऑयल है, ऑयल हम बाहर से मंगवाना बंद कर दें तो हम अपने ही ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, या तो जस्ट ट्रोफा से करें, इथेनॉल से करें, मिथेनॉल से करें, इसी साथ ब्लेंडिंग करके करें, अपनी जो भी शेल गैस है, CBM है, कोल बेड मीथेन है, उनका यूज़ करें। ये भी रीज़न हो सकता है किसी भी तरीके से। तो ऑयल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद एनी अदर थिंग दैट इज़ अवेलेबल, या फिर सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, या फिर हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें डेवलप कर ले कि हमें इंपोर्ट की जो ऑयल है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने सभी कहा जाता है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ओपेक कंट्री आपने सुना होगा, वैसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ओलिगोपोली क्रिएट की हुई है कि जहाँ पे एक लिमिट से ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं घटाते हैं। एंड OPEC+3 का आपको पता होना चाहिए कंट्री, तो जिसमें चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया है। एनीवे, तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट टू हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या इसमें जो है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ताकि फेवरेबल रहे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ताकि आपके पास जो है रेवेन्यू इतना आता रहे कि आपके कंट्री में कभी भी किसी भी टाइप के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसमें आपको किसी और कंट्री से स्वैप एग्रीमेंट करना पड़े या फिर IMF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़े, जो हमने 1991 में लिया था। एनीवे, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following process is responsible for the generation of the northern India as a law? Okay, law. What is the reason behind to make law? Law होने का रीज़न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड रेडिएशन। तो यू कैन सी बहुत ईजी कंसेप्ट है, अगर आपको आता होगा। लू होती क्या है, कितने टाइप की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके, मार्टिन शॉयल की हमने बात की थी, तो इनमें से कौन सा सही है? क्या जो ऑर्बिटर है वुड फ्लाई करेगा मिशन विच वुड नहीं, ये उस ऑर्बिटर को ऑर्बिट करेगा जो जिस प्लैनेट पे हम अनमैन्ड मिशन भेजना चाहते हैं। इस केस में हमारा मार्स है तो ये मार्स को ही विजिट करेगा। एंड लैंडर, यस लैंडर सही है। ये सिर्फ यहाँ पे सेकंड सही मैं बता दूँ, जो लैंडर है वो जो है कलेक्शन करेगा, एनालाइज करेगा उस इक्विपमेंट को एंड उस इन्फॉर्मेशन को हमारे पास भेजेगा। जो रोवर है वुड हैव अराउंड द मार्टिन एटमॉस्फेयर एंड कैप्चर फोटोग्राफ ऑफ द मार्टिन सरफेस। आई थिंक ये भी सही है, मुझे नहीं लगता ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। एनीवे, इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्बिटर वुड रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द मिशन विच ऑर्बिट अराउंड मार्स नॉट द अर्थ। तो फर्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लैंडर वुड बी दैट पार्ट ऑफ द मिशन विच वुड टच द मार्टिन soil. It means that it is the part of that soil or it is the part of that mission that touches the soil and carrying the equipment essential for the soil sampling and analysis करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो इसके पास होंगी, which essential would contain the rover and मतलब क्या ही रोवर इसी में ही कंटेंट होगा। Thus the role of the rover is to move around on the Martian soil and not hover around the Martian atmosphere. आई थिंक इसमें ना सिर्फ क्या बताऊँ, जो अक्षरों का खेल किया गया है। इसमें रोवर कहा गया है, रोवर मतलब ये जो है घूमेगा लेकिन ये उड़ेगा नहीं। होवरिंग का मतलब होता है कहीं मंडराना, ऐसा मंडराएगा नहीं, ये सिर्फ चलेगा। तो बस आई थिंक बस क्या करता है ऐसा क्वेश्चन, बट भद्दा क्वेश्चन था, बट UPSC यही करता है। यस, ड्यूरिंग द सत्याग्रह मैंने खुद ही बताया था, जब आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी उसी वक्त जो है वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के वुमेन के द्वारा सरदार का टाइटल दिया गया था। तो इसका ईयर ध्यान ले रहे हैं 1927 का है। डेली सॉरी, आई मैंने शायद आपको 1925 की डेट बताया, लेकिन ये 1928 का है और इससे पहले वाइकम सत्याग्रह हो चुका होता है। एनीवे, बारडोली टूलक है, ये गुजरात में एक एरिया पड़ता है। हिट बाय द फ्लड एंड फेमाइन इन 1925 विच एडवर्सली अफेक्टेड बाय द क्रॉप यील्ड। मतलब क्या है कि 1925 में वहाँ पे सूखा या फिर फ्लड कह सकते हैं, फेमाइन दोनों ही साथ में आई थी, जिसने वहाँ की क्रॉप को एडवर्सली अफेक्ट किया था। जिससे अफेक्टेड द फार्मर फाइनेंशियली इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द फार्मर। द बॉम्बे प्रेसिडेंट्स इंक्रीज द टैक्स रेट्स बाय 22%। डिस्पाइट द पिटीशन अपील बाय द सिविल ग्रुप एंड फार्मर, वो तो सुनते ही नहीं थी पिटीशन एंड लीव प्रेयर, दे आर जस्ट अ वर्ड टू देम, देयर इज नो एथिक्स देयर एंड दे आर द ग्रेट सिविलाइजेशन वी
they say that we are the white man, but I don't know how, on the what basis is there have any fact or the evidence that they can give to us कि we have a less bright civilization than they have. I don't know, but just they have a skin color or the fair color that they have, and that is good. I am really anyway क्या कहें, despite I have no word for them, उनकी हिपोक्रेसी के जहाँ पे वो मिसाल देते हैं और वो अपने ही उसी पैमाने पे नहीं चलते हैं जहाँ पे वो इम्पेरियलिज्म की बात करते थे, जहाँ पे वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहीं पे वो इम्पेरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इवन जहाँ पे वो इम्पेरियलिज्म की कोशिश कर रहे थे कि वो दबे रहें, बट वो वहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे डेमोक्रेसी। आई डोंट नो, आई नो यू नो कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी खेली, एंड वी आर जस्ट पागल, और यू कैन से डेट पागल तो वर्ड गलत हो गया, कि एडमायर ऑफ देम कि दे वट एवर दे डू इज़ राइट एंड वट एवर वी डू इज़ रॉन्ग, नट आई थिंक anyway. Despite petition, the appeal from the civic groups and farmers to review this unjust hike in tax rate owing to the real situation, the government decided to go ahead with the tax escalation. In 1927, local जो Congress party published a report to show that the farmer could not carry the burden of the enhanced assessment, but the authorities did not budge. In January 1928, बारडोली में इनवाइटेड किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उनका जो एल्डर ब्रदर थे, तो जो वो उनके पहले ब्रदर कह सकते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको स्पीकर की पोस्ट मिल गई थी, तो वो एक अच्छे जाने माने फिगर बन चुके थे, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1920s में। 19 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, और ये भी याद रखिए 1927 में बहुत ज़्यादा लीडर उभर कर आए, फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस मैन ऑल्सो वल्लभ भाई पटेल। वी कुड नॉट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एंड एट द पॉइंट ऑफ द 1920s this issue, the withdrawal of the plague bonus was taken up during the Ahmedabad mill strike. Vallabhbhai Patel is capacity as an organization speaker campaigner who was inspired at the women of Bardoli give the title of the सरदार। तो आप यहाँ पे डेट याद रखना 1928 है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे टॉप सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें सब्सटीट्यूट करें इंपोर्ट को फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हम अर्लियर भी कर रहे थे 1991 से पहले। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी इन द फर्स्ट 7 ईयर प्लान, मतलब जो हमारी पहले 7 ईयर प्लान था, जो 1991 में हमारा 8th ईयर प्लान स्टार्ट हो रहा था, तो वही बात की जा रही है। तो पहले 7 ईयर प्लान जो थे ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट is commonly called an inward looking trade strategy. Technically, this strategy is called an import substitution also. This policy aimed at replacing or substituting import with the domestic production. For example, instead of the importing vehicle made in foreign country, हम अपने ही खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी अर्लियर भी डिज़ाइन है। इवन 1925 में आपने वेंटेज कल के का सुनी होगी, जिसमें एनजीटी ने भी अभी बैन लगाया, बट वो शो के पीस के लिए रखी है, कभी कभी उनको चलाया जा सकता है जस्ट टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ दैट पीरियड ऑल्सो, क्योंकि देखो हर एक पीरियड की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, और जब तक हम उन सिग्निफिकेंस को उन जो वो टाइम हम बीत चुका होते हैं, तो हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते, हम अगर ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, तो हम फर्दर जो है आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो वही मेन रीज़न होता है, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने की हमारा उस वक्त का कैसा टाइम था। आज हम जैसे एक तिलक ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, तिलक सर ने, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, कि हम उनको विदाउट एनी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा रहे हैं, रियली सॉरी। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक बात याद है, तो उन्होंने बोला था कि जो आज के एक्सट्रीमिस्ट है कल के मॉडरेट होंगे। तो वही चीज़ है, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो कल मॉडरेट हो जाएगी, बट आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनी एक सिग्निफिकेंस, यू कुड नॉट इग्नोर दैम ऑल्सो, ठीक है। ये तो ये सही है कि टाइम के साथ सब चीज़ बदलनी होती है, but the significance, the gratitude that we should pay for any of the thing that you have in life and you should have in life, and whatever we have, our technology have, or whatever the things, और the biodiversity also, ऐसा भी माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ हम कंप्यूटर में ही देख पाएंगे आने वाले टाइम में। इवन जो हमें फोर्थ कमिंग जनरेशन होगी वो बायोडाइवर्सिटी का मज़ा ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी डिग्रेडेशन हो चुका होगा। इवन साइंटिस्ट से डैट कि अभी 6 मास डिस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा है, कि वो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो एंथ्रोपोसीन एक्टिविटी की वजह से जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनको, हम अपना ही कवर कहते हैं ना, खोदना। द सेम सिचुएशन इज अप्लाई टू देम। एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग लाइक दैट, बट फिर भी एक बात बताएं, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो अपनी एक थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करना है। एनीवे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ अ लोकल विंड इन नदर्न इंडिया इज़ नोन एज, ओके। नदर्न इंडिया में आपने सुना होगा काल बैसाखी के नाम से भी जिनको जाना जाता है इन पंजाब एरिया, एंड तो हम उसको एडवेक्शन की वजह से होते हैं। एनीवे तो देख लीजिए, लू इज़ अ स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर आफ्टरनून विंड फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लो ओवर द वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक रीजन ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। मैं चाहती थी आपको कि वर्ल्ड में जितने भी लोकल विंड है, जैसे मिस्ट्राल हो गया, बोरा हो गया, एंड
वन मोर थिंग इज़ द सिरोको हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड चीनूक हो गया, चीनूक आपने हेलीकॉप्टर पे सुना होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द यूएसए इटसेल्फ। तो ये आपने सुना होगा कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैं चाहती थी कि मैं आपको इसका पूरा का पूरा नाम दिखाऊं, पूरा का पूरा आपको इलाबोरेटिव वे में दिखाएं, बट आई टुडे डू नॉट हैव अ नेट फैसिलिटी टुडे, द नेट इज़ वेरी स्लो एंड आई वांटेड कि ये सब चीज़ें जो हैं आपका बाद में हो आफ्टर द प्रीलिम्स इटसेल्फ, कि मैं आपको ढंग से स्ट्रक्चर दे पाऊँ। तो थोड़ा बहुत वैसे ही हम ट्राई कर लें। तो जो हमारी एयर मासेस जब भी मूवमेंट होता है तो कंडक्शन, कन्वेक्शन। चलो आपको एक क्वेश्चन बताना है, वाटर में अगर कोई भी वाटर गर्म होता है तो किस प्रोसेस में होगा, और रेडिएशन। एंड ये जो है एडवेक्शन, इसका एक हॉरिजॉन्टल फिनोमिना है, इट मीन एट द लो, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल उसको कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ भी हो, कुछ भी, जैसे हीट पार्टिकल हो गया, हीट की वजह से वो ऊपर आता है, तो वो पार्टिकल की वजह से ऊपर जा रहा है। एंड कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक पार्टिकल ऊपर जा गया, दूसरा पार्टिकल ऊपर नीचे गया, नीचे गया ऊपर गया, इस तरीके से साइकिल चलती है। रेडिएशन में क्या होता है कि इसमें मीडियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इट जस्ट हैव अ फोटोन पार्टिकल, दे हैव अ इंडिपेंडेंट पाथ। तो कंडक्शन में समझ में है कि कंडक्ट करना होता है। कन्वेक्शन, ओके, आई एम रियली सॉरी। कंडक्शन में क्या होता है, इस तरीके से एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल जो है उसको एनर्जी देते हैं, तीसरा पार्टिकल एनर्जी देते हैं। एंड कन्वेक्शन में होता है इस तरीके से कि आप ये जो पार्टिकल है इसने एनर्जी ली, वो ऊपर चला गया, बिकॉज कि ये जो है जो पार्टिकल है वो हल्का है, लाइट पार्टिकल है, तो इस वजह से। एंड जो हमारी लू है वो भी इसी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द, आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया था, पहले हम क्वेश्चन बीच पढ़ते हैं क्योंकि न्यू क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट आपने सुना होगा, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और ये जो है कोशिश करता है कि कल्चरल है जो एक मिनट, कल्चर, एग्रीकल्चर, वैसे कल्चर एंड एग्रीकल्चर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एंड ट्रेडिशन एंड जो भी कम्युनिटी की नॉलेज है उसका यूज़ करके, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एनर्जी को एफिशिएंट बनाना, हैबिटेट को इस तरीके से बनाना कि वो सस्टेनेबल वे में रहे, बस इसका यही एम है। और आई थिंक इसको 1974 में ही बनाया गया था। तो आप बता सकते हैं ओके, इसके रिगार्डिंग बताना है कि, और ये अर्बन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करता है वैसे भी। इन द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड द अर्बन फ्यूचर, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। तो यूनाइटेड नेशन के हैबिटेट के जनरली पूछा गया, क्या यूनाइटेड नेशन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेट फॉर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या जो है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट को मैंडेट किया गया है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के तरफ, ताकि प्रमोट किया जाए सोशल एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टाउन सेंसिटिव टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। और ऐसे ही कुछ सेम एग्जाम्पल काम जो है FAO का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो जो है तीनों चीज़ों लेके काम करते हैं। और हमारी कंट्री से 3 और 4 जैसे साइड, जैसे सेप्टन की साइड हो गया, कुट्टामुड राइस ऑफ द केरला, एंड उड़ीसा का भी एक टाइप से खेती जो वहाँ पे करते हैं उसको सस्टेनेबल माना जाता है एग्रीकल्चर के बेसिस पे। एंड इट इज़ अ वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस, कि उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फ्लोरा एंड फौना पे। एनीवे, तो इसके सुनते हैं, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड टू by the United Nations General Assembly to promote social and environmentally sustainable towns in the city to provide adequate shelter for all. Is it नंबर सेकेंड, जो पार्टनर है वो गवर्नमेंट से करते हैं या फिर लोकल अर्बन अथॉरिटी से, ओनली है, तो आप समझ जाइएगा, गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी तो हो सकते हैं। नंबर थर्ड है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट टू डू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस द पॉवर्टी, इट मीन दैट इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव कि रिड्यूस करें पॉवर्टी। देखो एक बात कही थी गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी मैम ने, कि जब तक आप पॉवर्टी कम नहीं कर सकते तब तक आप सोच ही नहीं सकते कि आप इन्वायरमेंटल चेंज लेके आ सके, इन्वायरमेंट को बचा सके। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एंड दैट इज द सेम सिचुएशन कि जो अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं पॉवर्टी, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट इज इट एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग एंड बेसिक सैनिटेशन। तो आप बता सकते हैं अपना यहाँ पे आंसर। तो आंसर की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड है। तो वैसे भी ये लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट है, दोबारा पढ़ते हैं इस बात को, चलो हम यहीं से नीचे से पढ़ते हैं। वाई इज सेकेंड इज नॉट करेक्ट, इट पार्टनर विद द रेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द ओनली स्टेट गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंटल विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इज इट नॉट लाइक दैट, बट इट promote NGO, private partner, researcher, government, private sector, foundation, indigenous people, solidarity group, financial institution also, कि they should come forward to the help of the local people so that they can develop in a very efficient way, and whatever the good practice that they already done, then they have to incentivize so that it can be further perpetuated in the life cycle of that thing, so that it can be inherited to other people of the same generation, so that they can be helpful and maintain the same ecology that we are carrying from our forefather. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मैंडेट वर्किंग
mandated program working toward the better urban culture. It is mission to promote a socially and environmentally sustainable human settlement. Is the term? Yes, it is a key because we wanted to the sustainable human settlement and achievement of the educated shelter for all. Then second statement is not correct because we already told it about key. Here they wanted to partner with not only the government but also with the NGO, trade union, indigenous people, etc., etc. Then third is also correct because in the absence of effective urban planning and subsequent consequences of the rapid urbanization, because हमारी 55% of the population lives in the city, so it is very important we have them give a chance so that they can be efficiently developed. And whatever the opportunity that they have, whatever their the economy development they have, they should be percolated to the downward or the rural area also. Number third thing, whatever be the agriculture produce the economy or the village that they or the in nearby urban area is doing, they should be get easily benefited from that part also. And whatever the waste is generated, that should be recycled there, not go to any other area so that it can be landfilled there, right? मतलब it means that they have a sustainable way to use or recycle their own waste product. It should be independent in their approach. Okay. मैं आपको चाहती थी कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की ऑटोनोमस स्पेशलाइज एजेंसी है वो आपको बता दिया जाए और मैं पूरी कोशिश करूँगी 4 अक्टूबर से यार। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतनी फाइल्स को रखूँगी कहाँ पे, हाउ आई शो यू एट द टाइम। या तो ये हो कि मैं याद करूँ, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स और स्मॉल टेक्टर्स एंड फैक्टर्स, और मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन कंप्लीट करती हूँ। अभी इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, यानी एक लाइन पढ़ दे मैं खुद ही पढ़ दे रही। इन द एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग द कंसिक्वेंस ऑफ दिस रैपिड अर्बनाइजेशन कैन लीड टू द प्रॉपर हाउसिंग। इट मीन दैट दे हैव द प्लान टू हैव द प्रॉपर हाउसिंग दे शुड गेट एंड बोथ ऑफ द स्लम्स inadequate and outdated infrastructure. It is built public transport, water, sanitation, electricity, escalating poverty and unemployment, safety and crime procedure, pollution and the health issue, United Nations Habitat contribution to the overall objective to the sustainable urbanization. एंड इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। कल से हम कुछ और इंक्लूड करने की कोशिश करें। थैंक यू।